गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर जो कि है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। इस चैप्टर में हम अडोलेसेंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस जो अडोलेसेंस एज है उसमें हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी हमारी बॉडी डेवलप हो जाती है, इसलिए हम इस के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे जो डेवलपमेंट है हमारी मदर के वॉर्म से ही शुरू हो जाता है, यानी जब हम मदर के वॉर्म में होते हैं तब हमारी होती है फेटल स्टेज होती है, तब भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हम डेवलप होते हैं। उसके बाद हमारे बर्थ के बाद एक आती इन्फेंट स्टेज यानी शिशु अवस्था, जिसके बाद आती है हमारे अंदर चाइल्डहुड स्टेज, उसके बाद आती है अडोलेसेंस स्टेज, उसके बाद आती है अडल्ट, यानी हम अडल्ट हो जाते, बड़े हो जाते। तो जो मेन जो होती है स्टेज होती है वो होती है अडोलेसेंस, इसीलिए हम इस चैप्टर में अडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अडोलेसेंस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, कब तक रहता है, और हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जो हमारा मेन चैप्टर है वही किशोरा अवस्था एवं यौवनारंभ, यानी अडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है ये भी आपके लिए न्यू वर्ड है, और अडोलेसेंस क्या होता है ये भी आपके लिए न्यू वर्ड है। लेकिन आपने अगर टीनेजर्स का नाम सुना है, टीनेज के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी सुना है ना, तो आप इस अडोलेसेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, क्लियर। सेकंड क्या पढ़ना है, चेंज एट प्यूबर्टी, यानी यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा हमारी बॉडी एकदम से ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है, या फिर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और जो आवाज़ होती है वो चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी अलग शेप की हो जाती है, हमारे सोचने की, पढ़ने की, याद करने की क्षमता भी चेंज हो जाती है, और तो और हमारे फेस पे पिंपल भी आने लग जाते हैं, और हमारी बॉडी से पसीना भी आने लग जाता है ना। तो हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में, जो कि है चेंज एट प्यूबर्टी। तो सेकंड हमारा होगा गौण लैंगिक लक्षण, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये वे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के, दूर से ही देख के हम पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की। ऐसे चेंजेस आपको पता है, जैसे कि किसी किसी जैसे मानो कोई बॉय है, कोई बॉय को देख के आप कैसे पता कर ले, उसकी शक्ल देख के कैसे पता कर लेते हैं कि ये लड़का है, क्योंकि उसके फेशियल हेयर होते हैं, यानी उसकी दाढ़ी मूंछ आ रही होती है, तो आप कह देते कि ये लड़की है, सॉरी लड़का है। लेकिन अगर किसी लड़की को देखोगे आप, तो कैसे पता कर लोगे कि ये लड़की है, क्योंकि उसके एक तो क्या होगा, उसकी फेशियल हेयर नहीं होंगे, दूसरा उसकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही होगी, इसका तो उसको देख के आप कह सकते हो कि ये लड़की है। तो ये वही कैरेक्टर्स है जिसके अंदर हम लड़का लड़की में डिफरेंस पता कर पाते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। थर्ड टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और हमारा क्या हो जाएगा, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। हार्मोन, हार्मोन क्या होता है आपके लिए, हार्मोन भी एक नया वर्ड है। हार्मोन कुछ नहीं है, एक प्रकार केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है वो रिलीज करती है, ताकि हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट कर सके। तो हार्मोन कुछ नहीं क्या है, केमिकल है जो हमारी बॉडी के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो अब हार्मोन की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज ये भी आपके लिए क्या है, नया वर्ड आ गया है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव फेज यानी वो अवस्था जिसके अंदर आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। अब रिप्रोडक्शन भी आपके लिए न्यू वर्ड है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है मेक या फिर प्रोड्यूस करना या फिर बनाना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाए, अपने ही जैसे न्यू काइंड्स को तैयार करना या फिर बनाना, क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन फेज में हार्मोन की क्या क्या भूमिका होने वाली है वो हम देखेंगे हमारे 4 पॉइंट में। हमारे 4 पॉइंट में हम वो देखने वाले हैं। फिर आता है मानव में जनन काल की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल पीरियड इन ह्यूमन, यानी मानव में जनन काल की अवधि कब से कब तक रहती है। क्या पैदा होते ही बच्चे पैदा करने लग जाते हैं, या मरते हैं तब तक बच्चे पैदा ही करते रहते हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है। तो वो अवधि कब से स्टार्ट होती है, कब तक रहती है, गर्ल्स में कब स्टार्ट होती है, बॉय में कब स्टार्ट होती है, और दोनों में कब एंड होती है, वो हम देखने वाले हैं हमारे 5th पॉइंट में, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल पीरियड इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बींग में सेक्सुअल पीरियड कब से कब तक रहता है वो हम देखेंगे। फिर आता है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, हाउ इज द सेक्स डिटरमाइन इन न्यू बॉर्न बेबी।
तो जो नया लड़का होगा या नई लड़की होगी, यानी जो नया बच्चा पैदा होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिटरमाइन करता है? यानी कौन ऐसा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का या लड़की होने में वो क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हमारे 6 पॉइंट में। फिर आता है लिंग हार्मोन्स के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। अब हार्मोन एक प्रकार के केमिकल होते हैं, वो आपने देख लिया। अब जो लिंग हार्मोन, 6 हार्मोन होते हैं, इनके अलावा हमारे बॉडी में और कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को प्ले करते हैं, वो हम देखने वाले हैं हमारे 7 पॉइंट में। फिर आएगा हमारा 8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो कि है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, यानी स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, उसके दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ पढ़ेंगे हम हमारे 8 पॉइंट में, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में हमारे जो लर्निंग पॉइंट्स है वो क्या क्या होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 पॉइंट होने वाले, जिनको हम अंदर से थोड़ा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है फर्स्ट पॉइंट है हमारा किशोरा अवस्था एवं यौवनारंभ यानी एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। ये क्या होता है? तो चलिए चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारे पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा किशोरा अवस्था एवं यौवनारंभ एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। अब किशोरा अवस्था क्या होती है? वह अवस्था, दोनों में बताऊंगी मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश में। वह अवस्था जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, प्लस हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। और एडोलेसेंस क्या होता है? पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन body undergoes changes and leading to reproductive maturity, it is called adolescence। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, adolescence क्या होता है? adolescence क्या होता है? adolescence period of life, period of life when body goes, sorry, body undergoes, body undergoes changes leading to reproductive maturity। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। डेफिनेशंस क्या है हमारे एडोलेसेंस की? पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। यानी हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या क्या आते हैं वो हम जस्ट अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजेस हैं हमारे वो। तो इसमें देख लीजिए आप कि पीरियड ऑफ लाइफ when body undergoes change leading to reproductive maturity, मेन क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब क्या है, ये एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट कब से होता है? तो ये स्टार्ट होता है 11 ईयर्स। 11 ईयर्स, जब आपकी एज 11 ईयर की हो जाएगी तो आपके अंदर ये पीरियड आना शुरू हो जाएगा, यानी ये एडोलेसेंस फेज स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट कब होती है? इट बिगिन टू ईयर्स एंड लास्ट अप टू 18 टू 19 ईयर्स। ये कब तक रहती है? ये 18 टू 19 ईयर्स तक रहती है। क्लियर? अब आता है, क्या बॉयज़ में भी यही होता है क्या, और गर्ल्स में भी यही होता है क्या? नहीं। गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में जो होता है ये एडोलेसेंस फेज होती है वो बॉयज़ से 1-2 साल पहले शुरू हो जाती है। यानी गर्ल्स में अगर 11 ईयर से शुरू हो रही है तो बॉयज़ में शुरू होगी ये 13 ईयर्स तक, यानी 2 साल के बाद ही शुरू होती है। और दोनों की लास्ट कहाँ होती है? 18 टू 19 ईयर तक। अब एडोलेसेंस, अब जिनका ये पीरियड चल रहा होता है, यानी जिनकी ये फेज चल रहा होता है, कौन सा फेज? एडोलेसेंस जो फेज चल रहा होता है उन्हें हम बोलते हैं एडोलेसेंट। क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम बोलते हैं एडोलेसेंट।
अब आता है adolescents are also called teenagers। अब उनको टीनेजर्स क्यों बोलते हैं, ये भी लिख लेते हैं अपन। adolescent adolescent are also called टीनेजर्स, यानी अडोलेसेंस को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। अब टीनेजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अडोलेसेंट होते हैं वो एक टीन एज को कवर करते हैं, यानी वो कवर करते हैं एज 13 टू 19। वो कौन सी एज कवर करते हैं, 13 टू 19। आप देखोगे इसके पीछे क्या आ रहा है, टीन आ रहा है, टीन आ रहा है इसके पीछे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टीनेजर। यानी वो टीन एज की एज को क्या करते हैं, फेस करते हैं, इसलिए हम अडोलेसेंट को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी हम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको एक बार वापस समझ लीजिए, क्या होता है एडोलेसेंस पीरियड, क्या होता है हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, प्लस हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। और जिनका ये पीरियड चल रहा होता है, जिनकी ये एडोलेसेंस फेज चल रही होती है, उन्हें हम बोलते हैं एडोलेसेंट। और एडोलेसेंस और एडोलेसेंट, ध्यान से रखना यहाँ पे, जिनका ये फेज चल रहा होता है वो होते हैं एडोलेसेंट। और एडोलेसेंट को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट्स आर आल्सो कोल्ड टीनेजर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक टीन एज को कवर करते हैं, यानी 13 से लेके 19 की एज को क्या करते हैं, वो कवर करते हैं, इसलिए हमें उन्हें क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, ये तो मेन आपकी थ्योरी हो सकती है, आप इसको लिख सकते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी में क्या आता है, हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, चेंजेस जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। और क्या होता है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उनका जो काम होता है वो करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो टेस्टिस होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वो होती है, वो वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और साथ ही जो ओवरीज होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जस्ट आगे देखेंगे हम, वो क्या करती है, वो एग को प्रोड्यूस करना वो शुरू कर देती है। यानी इस एज में क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। यही हमें जस्ट पढ़ना है, हमें प्यूबर्टी में। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्यूबर्टी। क्या आता है, प्यूबर्टी। आई होप कि आपका जो अडोलेसेंस है वो आपकी क्लियर हो गया होगा, अडोलेसेंस क्या होता है और कब स्टार्ट होता है, और लड़कों लड़कियों में कब स्टार्ट होता है और लास्ट कब होता है, और इसके दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो तो हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, वो है प्यूबर्टी। क्या है, प्यूबर्टी। तो चलिए प्यूबर्टी को देख लेते हैं, क्या है ये, सॉरी, अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, यानी प्यूबर्टी हमारी लाइफ का वो फेज होती है जब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उनका काम होता है वो करना शुरू हो जाते हैं, वो क्या होती है हमारी प्यूबर्टी। और जब वो एक्टिव हो जाते हैं, जब वो उनका काम करना शुरू हो जाते हैं, तो वो प्यूबर्टी भी बंद हो जाती है, यानी हम अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो इसका हम लिख लेते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है, द एज एट which the age at which reproductive organs क्या है, आपको पता है, टेस्टिस एंड ओवरीज, और भी कुछ होते हैं, वो आप पीछे वाले पीरियड में सॉरी चैप्टर में पढ़ेंगे। द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन become functionally active, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है, द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनली एक्टिव, वो एज जहाँ पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, यानी जो उनका काम होता है हार्मोन को रिलीज करना, एग को मैच्योर करना, स्पर्म बनाना, एग बनाना, सारा करना वो शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। अब जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है देख लेते हैं हम। एक तो है टेस्टिस, दूसरा है ओवरीज। ओवरीज, इनका काम क्या होता है, ये होते हैं, ये टेस्टिस होती है,
लिख लेते हैं यहाँ पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन, और ये होती है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। जिन इनका काम क्या होता है, इसका काम होता है, टेस्टिस का काम होता है प्रोड्यूस स्पर्म। ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और ये क्या करती है, प्रोड्यूस एक्स। ये क्या बनाती है, एक्स बनाती है। तो आई होप कि आपको प्यूबर्टी भी समझ में आ गई होगी यहाँ पे, सॉरी, कि किशोरावस्था क्या होती है, यौन आरंभ क्या होता है, यानी एडोलेसेंस क्या होता है, और प्यूबर्टी क्या होती है, दोनों आपको क्लियर हो गई होगी। किशोरावस्था क्या है, जब हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, वो क्या है, किशोरावस्था है। और प्यूबर्टी क्या है, जब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, उनका काम होता है वो करना शुरू हो जाते हैं। वैसे वो यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो बचपन से ही होते, जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते। काम कब शुरू करते हैं, वो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब क्या करते हैं, वो हमारे काम भी करने लग जाते हैं। तो आई होप कि आपका जो हमारा पहला पॉइंट है जो है कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, वो आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, लंबाई में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन हाइट। हमारी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप इसको डायग्राम को देख के आप पता कर सकते हैं कि आप पहले जब छोटी क्लासों में होते तब आप कैसे होते, जैसे आप 7th 8th 9th 8 तक आते हैं तब आप कितने एकदम से कितने लंबे हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंक्रीज इन हाइट। तो हमारे हाइट में अचानक से वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन होते हैं वो भी रिलीज होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। इस दौरान क्या होता है हमारे हमारे साथ, तो हमारे जो लेग होती है, लेग्स एंड, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे बोन्स ऑफ लेग एंड हैंड्स इलोंगेट। क्या हो जाती है वो, इलोंगेट, यानी लंबी, अचानक से क्या होने लग जाती है, लंबी होने लग जाती है। जिससे क्या होता है, शुरू शुरू में तो हम अजीब से दिखते हैं, हमारी बॉडी एकदम से पतली लंबी हो जाती है, शुरू शुरू में तो अजीब से दिखते हैं, बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता है तब हम एडजस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के साथ, ना हमें बुरा लगता है ना सामने वाले को बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छे लग जाते हैं। तो लंबाई में वृद्धि कैसे होती है, एक तो जो हमारी जो ग्लैंड होती है वो भी एक ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है, उसके साथ क्या होता है, हमारे जो हाथ पैर की बोन्स होती है वो एकदम से लंबी होना शुरू हो जाती है। देखो, जो हमारी लंबाई में वृद्धि, जरूरी नहीं कि वो एडोलेसेंस या प्यूबर्टी के दौरान ही अचानक से लंबी हो, यानी कितने लंबे होंगे आप, कितने लंबे नहीं होंगे, यानी छोटे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे, ये हमारे इनहेरिटेंस फीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो आपके पापा मम्मी बहुत लंबे हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप छोटे से रहो, आप भी लंबे हो सकते हो, भले ही आपकी प्यूबर्टी के अंदर हो ना हो, है ना, हार्मोन्स होते ना, वो अपने आप क्या करेंगे, आपको लंबा कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जो मम्मी पापा की एज थोड़ी छोटी, एज नहीं सॉरी, हाइट थोड़ी छोटी है, तो आप भी थोड़े छोटे ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपकी जो आएगा प्यूबर्टी आएगी तब आपको एकदम से चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होता है। जो लंबाई में वृद्धि होती है वो हमारे जो जीन के ऊपर, यानी जो हमारे इनहेरिटेंस फीचर होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप लंबाई में कितने लंबे होंगे, कितने लंबे नहीं होते। पूरा पूरा हम प्यूबर्टी को ही नहीं बांध सकते, प्यूबर्टी के दौरान हम क्या करेंगे, लंबा होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने लंबे होंगे, कितने लंबे नहीं होंगे। आई होप कि जो हमारा फर्स्ट जो यौन आरंभ में होने वाला परिवर्तन है, फर्स्ट जो कि है लंबाई में वृद्धि, वो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चेंज कौन सा होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट चेंज होता है शरीर के आकार में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी शेप, यानी हमारी बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो फर्स्ट आप इसको भी डायग्राम के थ्रू देखो, आप पहले आप कैसे होते हो, जब छोटी क्लासों में होते हो तब, और 7th 8th में आते हो तब तो आप कैसे हो जाते हो, एकदम से क्या हो जाते हो, चेंज हो जाते हो। यानी क्या होता है, आपके जो शोल्डर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी चौड़े हो जाते हैं, है ना। और साथ में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो सर्टन पार्ट कर्व शो करती है, यानी उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ना। और जो वेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो भी वाइडर हो जाता है। तो आपकी बॉडी में अचानक से क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, है ना। तो क्या क्या परिवर्तन है, कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। और बॉयज में क्या होता है, इन बॉयज लिख देते हैं यहाँ पे, इन बॉयज शोल्डर शोल्डर बिकम्स वाइडर, शोल्डर्स क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। एंड मस्कुलर भी लिख सकते हैं हम, एंड
वो मस्कुलर भी हो जाते हैं। प्लस गर्ल में क्या होता है, सॉरी, in girls, girls show curve in certain part, कुछ पार्ट में वो कर्व शो करती है, यानी उसके अंदर क्या हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, और बॉयज में क्या होता है, शोल्डर बिकम वाइडर एंड मस्कुलर। और गर्ल्स में क्या होता है, बिलो द वेस्ट पार्ट बिकम वाइडर, यानी कमर की जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी क्या होता है, चौड़ा होने लग जाता है। तो शरीर के आकार में परिवर्तन क्या होता है, आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, बॉयज में क्या होता है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, मस्कुलर हो जाते हैं, और गर्ल में क्या होता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, और साथ में क्या होता है, उसके जो वेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो ये चेंज आता है बॉयज में और ये चेंज आता है गर्ल्स में। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट क्या था हमारा, लंबाई में वृद्धि कैसे होती है, सेकंड क्या है हमारा, शरीर के आकार में परिवर्तन, थर्ड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं अब। थर्ड पॉइंट है हमारा आवाज में परिवर्तन। क्या होता है, आवाज में परिवर्तन, चेंज इन वॉइस। हमारी आवाज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा लड़कों की आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी सी आती है, थोड़ी हेवी आती है, और गर्ल्स की आवाज़ मतलब सुरीली आती है, थोड़ी मतलब हाई पिच की आती है, अच्छी आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो वॉइस के अंदर जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं या फिर जिसको हम अडम एप्पल बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, जो कि आपको इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं शो कर देती हूँ आपको। वो क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, यानी आगे से भी आपको उसमें दिख रहा है, बिल्कुल आगे से भी क्या हो जाता है, वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी लो पिच की आती है, थोड़ी हॉर्स आती है या थोड़ी हेवी आती है, अच्छी नहीं आती है आपको। और गर्ल्स में आपने देखा होगा, आपने कभी गर्ल्स की जो नेक होती है बिल्कुल एक कर्व जैसी होती है, बिल्कुल एक कर्व जैसी होती है, बट बॉयज में बिल्कुल इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा एक गले में उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है, और यही हमारा क्या है, इसको अडम एप्पल बोलते हैं। सॉरी, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको हम बोलते हैं अडम्स एप्पल, और यही हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है, ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है। तो क्लियर, जो आपको वॉइस के अंदर जो उभरी हुई संरचना दिखाई देती है गले के अंदर, वो क्या है, हमारा अडम एप्पल है, उसको ही हम बॉक्स बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। तो अब देखो लड़कों की आवाज़ थोड़ी अजीब सी क्यों आती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, अडम्स एप्पल ज़्यादा ग्रो कर लेता है, इसलिए थोड़ी अजीब सी आती है। बिकॉज गर्ल्स में क्या होता है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, बॉयज़ में क्या होता है, हैवी, एक तो आवाज़ क्या होती है, हैवी होती है, दूसरी होती है लो पिच की, लो पिच। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की आवाज़ हैवी नहीं होती है, और क्या होती है, हाई पिच, हाई पिच्ड की होती है। क्लियर, तो ऐसा क्यों होता है, आपको समझ में आ गया, ये ऐसा होता है अडम्स एप्पल के एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण। तो आवाज़ में परिवर्तन कैसा होता है आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तेलीय एवं पसीना वाली ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। ये होती तो ये भी बचपन से, लेकिन ये भी एक्टिव नहीं होती, ये जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब ये भी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और हमारे अंदर क्या करती है, पहले तो से भी करती है, पर ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव हो जाती है। तो हमारे अंदर ये क्या करती है, ज़्यादा एक्टिव होकर ज़्यादा ऑयल को रिलीज करती है, जिससे आपने देखा होगा
गर्ल्स के और बॉयज़ के चेहरे पे काफ़ी एक्ने और पिंपल शो होते हैं आपको। जैसे इस लड़की को आपको दिख रहा है, इसके वो सारे पिंपल एक्ने हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, है ना? तो ऐसे गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, बॉयज़ के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे एक्ने और पिंपल आपको दिखाई देते हैं। साथ में आपको बहुत सारा पसीना भी आता होगा। पहले नहीं आता था, जब छोटे होते तब नहीं आता, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है आपके अंदर से क्या होता है, एक्स्ट्रा पसीना भी आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ले लेते हैं हम कि स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, यानी ऑयल ग्लैंड को हम, इसको हम सबसियस ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हम सबसियस ग्लैंड भी बोलते हैं। जो क्या हो जाती है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड मोर इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे एक्टिव लिखते हैं पहले, मोर एक्टिव एंड released more oil and sweat। ठीक है, देख तो आपको समझ में आया, यहाँ पे जो हमारी तेलीय ग्रंथियाँ होती है और जो हमारे पसीना वाली ग्रंथियाँ होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और हमारे अंदर से ज़्यादा ऑयल और स्वेट को रिलीज़ करती है, जिससे हमारी बॉडी में काफ़ी थोड़े नुकसान भी होते हैं, हमारा फेस ख़राब हो जाता है और शरीर से थोड़ी बहुत बदबू भी आती है अगर आप प्रॉपर बात नहीं करेंगे तो। इसके लिए आपको आगे ध्यान रखना है, थोड़ा इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस एज के दौरान, वो हम पढ़ेंगे बाद में थोड़ा। तो आई होप कि आपको ये जो तेलीय और पसीना वाली ग्रंथियों की जो क्रियाशीलता में वृद्धि है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एवं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस दौरान आपके जो मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप फ्रीली सोचते हैं, आप सबसे अलग सोचते हैं, आपको लगता है आप बड़े हो गए, आप काफ़ी कुछ अलग सोचते हो और सबसे अलग रहना ही पसंद करते हो। आपने देखा होगा इस टाइम क्या होता है, बच्चे अलग रहते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ ज़्यादा बता देते हैं, यानी उनको खुद को पता नहीं होता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं, किसमें, एडोलेसेंस में एडजस्ट कर रहे होते हैं, उनके वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये सब, तो खुद वो इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। साथ में इस टाइम पे क्या होता है, इसमें जो आपकी जो लर्न करने की, जो आपको याद करने की जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जो कुछ बच्चे छोटी क्लासों में होते हैं, 4th 5th 6th में होते हैं, वो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे एडोलेसेंस आता है तो हम बोलते हैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, उसका दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा, तो इसलिए उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक तो डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग कैपेसिटी, और क्या आता है, एक और ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, थिंकिंग फ्रीली, वो फ्रीली सोचते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर क्या आते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है लैंगिक अंगों का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। इस दौरान हमारे अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो है यहाँ पे, जो मेल में होता है, एक तो होता है मेन, आपको इसमें देखना है टेस्टिस के बारे में, दूसरा यहाँ पे फीमेल में है, यहाँ पे ओवरीज, इसमें भी देखो 2 होती है, 1 इधर 1 इधर, इसमें भी देखो लेफ्ट और राइट दोनों में है। तो जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, इस चैप्टर में आपको दोनों के बारे में ही पढ़ना है, काफ़ी 2-4 होते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें टेस्टिस और ओवरी के बारे में ही पढ़ना है क्या होता है। तो अब देखो इसमें जो मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है ना, ये क्या करती है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है, शुरू कर देती है। और इधर गर्ल में क्या होता है, ओवरीज होती है, 1 इधर है 1 इधर है, ये क्या करती है, ये एक को रिलीज करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। यानी इसमें क्या होता है, लैंगिक अंगों का विकास में क्या होते हैं, ये तो होते, पैदा होते तब से होते हैं, ये सने कि नहीं होते, बचपन से ही होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तब से ही होते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते हैं, यानी इनको एक कोई आगे से कोई मैसेज नहीं आता है कि आप ना एक्टिव हो जाओ और क्या करो, रिलीज़ करो अपने जो भी आप प्रोड्यूस करते हो। ये कब प्रोड्यूस करेंगे, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तभी क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव होंगे, और बाद में क्या करेंगे, जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करेंगे, इसको रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं देख लेते हैं, ये देखो
टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और फीमेल में क्या है बेटा? फीमेल में है ओवरीज। ओवरीज ये क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका काम क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स। ये क्या करती है? एग्स को प्रोड्यूस करती है। अब देखो इनको कौन मतलब स्टिमुलेट करता है कि आप ये काम करो? इसके ऊपर भी एक ग्लैंड होती है जो होती है मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा। वो क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। वो अपने अंदर से क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है। इन तक आता है, यानी ओवरी, टेस्टिस और ओवरी तक आता है, इन दोनों के तक आता है। इसको वो एक्टिव करती है कि आपको क्या करना है? आपको हार्मोन रिलीज करने, जो कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन, जो कि है जस्ट आगे हम पढ़ने वाले क्या है वो देखते हैं हम। सेक्स हार्मोन क्या है? जैसे कि ओवरीज होती है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और टेस्टिस होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, जिनसे ही क्या होते हैं हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और जो एक सेल है और स्पर्म सेल है वो क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है उन हार्मोन से ही। और ये दोनों ये टेस्टिस और ओवरीज रिलीज करती है। हम जस्ट आगे देखते हैं क्या है वो। अब हमारे पास आ गया है थर्ड पॉइंट। क्या आ गया है? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। सेकंड पॉइंट था हमारा चेंज एट प्यूबर्टी। थर्ड पॉइंट है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या आते हैं? मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी, यानी हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस दिखने, बाहर से दिखने को मिलते हैं आपको, और उनको देख के आप पता कर लेते हैं कि वो लड़का है या फिर वो लड़की है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, इमेज दिखाऊं, तो आप देखते आपके मन में, आपने अभी आप मुझे कह नहीं सक रहे, लेकिन आपने मन में सोच लिया होगा कि ये क्या है? ये एक लड़का है। अगर एक और भी पिक्चर दिखाती है आपको जिसकी बिल्कुल फेशियल हेड नहीं होते, तो उसको उसकी चोटी भी होती है ना, तो ज़्यादा पहचान लेते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फेस होगा और उसके चेहरे पे हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, यानी मुस्ताक और बियर्ड नहीं होगी, तो भी उसको आप देख के बता देंगे कि ये लड़की है। तो आपने कैसे पता कर लिया? कैसे पता कर लिया आपने? क्योंकि आपने क्या नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है लड़की है तो उसके ऊपर फेशियल हेयर नहीं होंगे, वो लड़का है तो उसके ऊपर क्या होगा? फेशियल हेयर होते हैं, दाढ़ी मूछ होगी, तो आप उसको देख के पता कर लेते हो कि लड़का है लड़की है। यही क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब बॉयज के क्या होते हैं देख लेते हैं अपन। बॉयज के क्या होते हैं? फेशियल हेयर। फेशियल हेयर्स, हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता है ना। फेशियल हेयर, इसमें क्या होता है? आपको क्या आती है बॉयज में? मुस्ताक एंड बियर्ड, यानी, और आप देखोगे उसके साथ क्या होता है? उसके चेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ होती है। चेस्ट हेयर ग्रोथ, ये है बॉयज के लक्षण। गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में आपको पता ही है, गर्ल्स में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो इन कैरेक्टर्स को आप देख के पता कर लेते हैं लड़की है या लड़का है। तो यही होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आई होप कि आपको जो गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, वो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट थोड़ा छोटा था, इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसको पहले ही मैं थोड़ा मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका, यानी रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी ह्यूमन लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन की क्या भूमिका होती है वो हम देखने वाले हैं। ये हार्मोन क्या है? एक केमिकल है, हार्मोन ही होते हैं जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको एक्टिव करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे हार्मोन को रिलीज करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर क्या आएंगे? काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो अब देखो हार्मोन्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेस्टिस।
फिर हम बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज, टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये करती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज क्या करती है? एस्ट्रोजन। क्लियर? ये हार्मोन है, यानी टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज कौन सा करती है? एस्ट्रोजन। अब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से ही आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, यानी इन हार्मोन रिलीज करने के बाद ही जो आपकी ओवरी होगी वो एग को प्रोड्यूस करेगी, और जो आपका जो टेस्टिस होगा वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या इसके का फंक्शंस क्या है? फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो एक सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। तो टेस्टिस से क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आते हैं। इसमें भी सेम वही है। और साथ में क्या होता है? ओवरीज। ओवरी प्रोड्यूस एग्स। टेस्टिस के बारे में बात, टेस्टिस क्या करती है? प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, यानी टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी, यानी हार्मोन रिलीज करेगी, तभी क्या करेगी? जो टेस्टिस है वो एक्टिव होगी और वो जो स्पर्म सेल है उसको प्रोड्यूस करना वो शुरू करेगी। सेम इसमें ही होता है। ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे ही आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये हार्मोन है कौन से है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और ओवरीज कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। क्योंकि अगर आपको हार्मोन का नाम होता है, आप उसके फंक्शंस क्या है वो आप वैसे भी लड़का लड़की में पता कर लेते हैं क्या है, लेकिन आप ये याद रखना है आपको टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, वो करती है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज कौन सा करती है, वो करती है एस्ट्रोजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, आप इसको याद कर लेना आप क्या है। नेक्स्ट है मानव में जनन काल की अवधि। नेक्स्ट क्या है? मानव में जनन काल की अवधि। क्या पैदा होने से ही और मरते दम तक क्या मानव होता है, क्या ह्यूमन बींग होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा कुछ फिक्स ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, उस दौरान ही क्या करेंगे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्टार्ट कब से होता है। इन गर्ल्स स्टार्ट कब से होता है? 13 ईयर्स में, या फिर आप 12 to 13 लिख सकते हैं। और लास्ट कब तक होता है? लास्ट होता है ये 45 to 15 ईयर्स। गर्ल्स में क्या होता है, कब स्टार्ट होता है? ये 13 ईयर्स, और लास्ट कब तक रहता है? ये रहता है 45 to 15 ईयर्स। इन बॉयज, बॉयज में स्टार्ट कब होता है? वही 12 to 13 ईयर्स। और लास्ट कब तक रहता है? ये रहता है 60 ईयर्स। यानी बॉय में जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो गर्ल्स से थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ साल ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं। अब देखो, एक आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल यानी गर्ल्स क्या करती है, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। क्यों होता है? क्योंकि ओवरी क्या हो जाती है यहाँ पे,
क्योंकि ओवरीज क्या हो गई यहाँ पे, मैच्योर हो गई है। जब ओवरीज मैच्योर हो जाएगी, उसका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है कब होता है, हमारी 13 ईयर की एज में। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपने मेंस्ट्रुअल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने गर्ल्स में पीरियड का नाम सुना होगा, पीरियड। यानी गर्ल्स में क्या हो जाता है, पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ओवरी क्या हो गई, मैच्योर हो गई है, तो वो क्या करेगी, एग को मैच्योर करेगी और एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तब क्या होगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, थोड़ा आगे की स्लाइड पे देखते हैं क्या होगा। मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होता है, ये वापस रिपीट होता है 28 से 30 डेज में। ये वापस रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, ओवरी क्या करती है, ओवरी मेच्योर eggs and release egg by one ovaries। तो इस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवरीज एक एक को मेच्योर करती है और एक एक को रिलीज करती है। अब इस टाइम क्या होता है, दो कंडीशन होती है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। वो दो कंडीशन क्या होती है कि जब जब ये एग जो ओवरी ने रिलीज किया, एग जब फर्टिलाइज होगा तब क्या होती है, और जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगी। यानी जब उसको स्पर्म मिल जाएगा तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब इसके साथ क्या होगा, नहीं होगा तब इसके साथ क्या होगा, तब ये साइकिल वापस रिपीट होता है। वो हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे जब फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इफ एग इफ एक फर्टिलाइज्ड, अगर एक फर्टिलाइज हो गया, इसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया है, तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये यूट्रस के साथ। इफ एक फर्टिलाइज अटैच विथ वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस जानते हैं ना आप, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। तो इफ एक फर्टिलाइज इन अटैच विथ वॉल ऑफ यूट्रस एंड fetus development takes place। यानी अब एक क्या हो गया, एक फर्टिलाइज हो गया है, वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा और क्या होगा, उस फिटस डेवलपमेंट शुरू, यानी बेबी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस मतलब को हम क्या बोलते, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी हो गई है। अब जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कम से कम 9-10 महीने के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इन द केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, इफ इट फर्टिलाइजेशन सॉरी डज नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी जब एक फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ लिख देते हैं, एक डज नॉट फर्टिलाइज, इफ एग डज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो क्या होता है, तब क्या होता है, वो यूट्रस की थिक वॉल के साथ, यूटरस थिक वॉल्स, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी एक फर्टिलाइज नहीं होता है जब वो यूट्रस की थिक वॉल के साथ क्या हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल। द थिक वॉल्स शेड ऑफ
शेड ऑफ विथ ब्लीडिंग फोम। क्लियर? जब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वो यूट्रस की थिक वॉल के साथ रिलीज हो जाता है, यानी ब्लडिंग की फॉर्म में शेड ऑफ हो जाता है, शेड ऑफ बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल। क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुअल। ठीक है ना? अब जब जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये जो प्रोसेस है वो हर महीने क्या हो जाएगी, वापस दोहराएगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, हर महीने वापस ये अकर होगा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि जो ह्यूमन बीइंग में जो जीवन काल की जनन की जो अवधि होती है, जीवन काल में वो कितनी होती है, वो होती है, स्टार्ट कब से होती है, वो स्टार्ट होती है 12-13 साल से स्टार्ट हो जाती है, एट द प्यूबर्टी वो स्टार्ट हो जाती है, और एंड अप कब होती है, वो लास्ट होती है, वो बॉयज यानी गर्ल्स में होती है 45 to 50 ईयर्स, एंड बॉयज में होती है 60 ईयर्स। क्यों? क्या होता है उस टाइम प्यूबर्टी के दौरान, क्या होता है, ओवरी क्या हो जाती है, ओवरी मैच्योर होती है, और वो क्या करती है, वो एक साइकिल स्टार्ट करती है, वो कौन सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आप पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान क्या होता है, वापस आप समझ लीजिए, इस दौरान क्या होता है, ओवरी क्या करती है, ओवरी एक एग को मैच्योर करती है और उसको रिलीज करती है, एक ओवरी, यानी दोनों दो ओवरी होती है, पहले देखा, एक इधर एक इधर, दोनों लेफ्ट साइड ओवरी होती है, जो क्या करती है, वो एक एग को रिलीज करती है, कोई सी भी एग करेगी, रिलीज करती है। अब उसके बाद जब एग के साथ जो स्पर्म का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, तब वो जो जाइगोट होता है वो यूट्रस की वॉल के साथ चिपक के उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी वो बेबी बनना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तब वो यूट्रस की थिक वॉल के साथ शेड ऑफ हो जाता है, यानी वो ब्लीडिंग की फॉर्म में शेड ऑफ हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मंथली, यानी ये रिपीट होता है 28 to 30 डेज के बीच में, वापस क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए उसको नाम क्या दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंच गए हमारे 6 पॉइंट पे। 6 नंबर का पॉइंट क्या था, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, हाउ इज द सेक्स डिटरमाइन इन द न्यू बॉर्न बेबी। पहले आप इस डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, फिर मैं इसको डीपली थोड़ा समझा देती हूँ कैसे होता है। पहले देखो, स्पर्म सेल में वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म भी होते हैं और एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म भी होते हैं, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स के जो एक होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स, 2x है, एक्स एक्स ही है, चाहे कितने भी एक क्यों ना हो, कोई सा भी एक क्यों ना हो, वो क्या होगा, एक तो एक्स होगा, दूसरा भी क्या होगा, एक्स होगा। अब क्या होता है, देखो, जब गर्ल्स के एक्स क्रोमोसोम वाले एक से बॉयज का वाई क्रोमोसोम वाला मिलता है, स्पर्म मिलता है, यानी एक्स और वाई स्पर्म मिलता है तो बॉय बनता है। और जब एक्स एक और एक्स स्पर्म वाला जो मिलता है तो क्या बनता है, गर्ल्स बनती है वापस। तो इसको देखते हैं इधर। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और 23 पेयर्स में होते हैं। कितने पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। अब क्या होता है उसमें, 44 दोनों में, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी 44, यानी गर्ल्स में भी और बॉयज में भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना? और +2 क्या होते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। गर्ल इधर लिख देती हूँ मैं, गर्ल्स, इधर लिख देती हूँ मैं, ये है बॉयज के, यानी गर्ल्स में 44 और बॉयज के 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, जो 2 क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये और सॉरी, ये है एक्स है, इसमें होता है एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। गर्ल्स में 2x होते हैं और बॉयज में क्या होता है, एक एक्स वाला होता है और एक वाई वाला होता है। बॉयज में क्या होता है, एक क्रोमोसोम क्या होता है, डिफरेंट होता है, वाई वाला होता है। अब देखो, इस 2x को और इस x, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम में जो क्या है, दोनों में डिफरेंट है, एक में 2x है और एक में XY है।
क्लियर। अब इनसे क्या होता है, अब जब ये सेल प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो ये गर्ल्स होती है वो एक प्रोड्यूस करेगी, चाहे कोई सा भी एक हो, उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स ही होगा। अब बॉयज है, चाहे मतलब इसमें क्या होगा, डिफरेंट आएगा। जो भी ये एक यानी ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, किसी किसी में क्या होगा, एक्स होगा, किसी किसी में क्या होगा, वाई होगा। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहेगा आपको, बॉयज के स्पर्म में कहीं पे क्या है, वाई है, कहीं पे क्या है, एक्स है, और गर्ल्स में क्या है, दोनों में क्या है, ये एक गर्ल्स के दोनों में क्या है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो गर्ल्स। अब इसको हम वापस इस डायग्राम के थ्रू आगे समझते हैं। पहले इसको वापस समझ लीजिए, क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग में, 23 पैर में होते हैं, और 44 दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक क्रोमोसोम यानी एक पेयर क्रोमोसोम, यानी जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक में होता है एक्स एक्स, दूसरे में होता है एक्स वाई, यानी जो गर्ल जितने भी एक प्रोड्यूस करेगी उसमें एक्स एक्स ही होंगे, और बॉयज चाहे मतलब बॉयज के अंदर थोड़ा डिफरेंट आता है। बॉयज जब 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 क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, तो कुछ स्पर्म एक्स सेल वाले बनेंगे और कुछ क्या बनेंगे, यानी वाई क्रोमोसोम वाले बनेंगे। इनसे ही थोड़ा डिफरेंट आता है, तो देखते हैं हम आगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हम, गर्ल्स बॉयज, यानी ये क्या है, मेल, और ये है फीमेल। अब ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम, इधर क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम, मतलब ये जितने भी एक बनाएंगे, कुछ एक क्या होंगे, एक्स वाले होंगे, कुछ एक क्या होंगे, एक्स वाले होंगे, दोनों में एक्स एक्स ही होंगे। लेकिन जब बॉय स्पर्म बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, वो क्या एक कुछ क्या होंगे, एक्स के होंगे, कुछ क्या होंगे, वाइस के होंगे। अब क्या होता है, जब जब एक्स क्रोमोसोम, गर्ल्स का एक्स क्रोमोसोम वाई के सॉरी बॉय के वाई क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है, यानी मिलता है, तब सॉरी सॉरी जब गर्ल्स का एक्स क्रोमोसोम वाला एक बॉयज के वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से मिल सॉरी वापस ये बोल रही हूँ मैं, जब गर्ल्स का एक्स क्रोमोसोम वाला एक बॉयज के एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से मिलता है, तो वापस क्या बनती है, वापस यहाँ पे बनेगी, वापस क्या बनेगी, यहाँ पे गर्ल ही बनेगी, गर्ल। लेकिन जब गर्ल्स का एक्स क्रोमोसोम वाला एक बॉयज के वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से मिलता है, तब एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, तब क्या बनेगा, तब वापस क्या बनेगा, बॉय बनेगा। क्लियर। तो ये क्या है, एक्स एक्स वाला क्या होता है, फीमेल, तो ये क्या बनेगा, यानी गर्ल चाइल्ड जो भी होने वाली है वो क्या होगी, फीमेल होगी, और एक्स वाई क्रोमोसोम वाला जो भी बच्चा होने वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेल। क्लियर। इसको मैं आपको एक इंडेक्स के साथ ही समझा देती हूँ, यानी फीमेल क्या होते हैं, फीमेल या लिख देती हूँ मैं मेल, या लिख देते हैं फर्टिलाइज एग्स, या लिख देते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यानी फीमेल, फीमेल में कौन से एग होते हैं, एक्स एक्स वाले एग होते हैं, यानी उसमें क्या है, एक एक्स वाला फीमेल। मेल में क्या होता है, एक एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम, फर्टिलाइज एग, यानी यानी एक्स एक्स दोनों क्या मिल गए, दो एक्स हो गए, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या होगा, फीमेल। एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में होते हैं, फीमेल में। और जब जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा, तब क्या बनेगा, एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होता है, वो मेल। तो आई होप कि आपको ये इस इंडेक्स से थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जब फीमेल के एक्स एक्स क्रोमोसोम वाले जो एग होते हैं वो मेल के एक्स वाई से कैसे फर्टिलाइज होते हैं कि मेल और फीमेल होता है। तो देख लीजिए वापस, जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला एग
मेल के एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो 2x हो जाते हैं, और 2x किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं क्रोमोसोम, वापस फीमेल बनेगी। और जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला एग मेल के वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, एक्स वाई बनाता है, तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। आई होप कि आपको ये जो हमारा टॉपिक था संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, हाउ इज द सेक्स डिटरमाइंड इन न्यूबॉर्न बेबी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये क्या है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के अलावा कौन कौन से हार्मोन है जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, सेवरल हार्मोन्स करती है, बहुत सारे हार्मोन्स करती है, इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, जिससे क्या होती है, हमारा जो बॉडी की नॉर्मल जो ग्रोथ है, विकास है, वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसके फंक्शंस क्या है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा करती है, तो बहुत सारे हार्मोन करती है। दूसरा मेन क्या है इसका, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिससे क्या होता है, स्टिमुलेट थायराइड फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन को का प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा कंट्रोल हार्मोन नॉर्मल ग्रोथ, और ये क्या करती है, हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल रखता है। फिर क्या है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे एड्रिनल है और क्या है, थायराइड है, इन ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके साथ एक और चीज आई है आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपने थोड़ा अभी नहीं देखा होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके खुद की कोई डक्ट नहीं होती, यानी खुद की कोई ट्यूब या कुछ नली नहीं होती है, जिसके थ्रू वो जब टारगेट साइट है वहाँ पे वो क्या पहुँचा सके, हार्मोन पहुँचा सके। तो ये क्या करती है, ये अपने जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही फ्लो रिलीज कर देती है, और वो अपने आप टारगेट साइट पे क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हम और क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, थायराइड ग्लैंड, जो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, थायराइड भी क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये करती है थायरोक्सिन, जिसका काम क्या है हमारी बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है स्टिमुलेट रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ रेट, जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन और ग्रोथ रेट को स्टिमुलेट करती है। दूसरा क्या है, लेक ऑफ थायरोक्सिन कोज गोइटर है, फिर गोइटर। अब थायरोक्सिन हार्मोन जो कौन रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड, अगर वो कम करेगी तो हमारे अंदर गोइटर रोग, यानी जो गले में होता है, जो गला सूजा हुआ जिसको सूजा हुआ दिखाई देता है, वो रोग क्या हो जाता है, इस थायरोक्सिन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। फिर आता है एड्रिनल, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, ये करती है एड्रिनलिन, कौन सा करती है, एड्रिनलिन। maintain correct salt balance in the blood, control blood pressure and help the body to fight stress। अब क्या ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन, ब्लड में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, साथ में ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है, और साथ में जो स्ट्रेस होता है उससे फाइट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, तनाव होता है उसको दूर करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। फिर आता है पेनक्रियाज, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, जो करती है इंसुलिन। इससे क्या होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म और लेक ऑफ इंसुलिन कोज डायबिटीज, शुगर जो आपने सुना होगा, अगर पेनक्रियाज इंसुलिन का स्रावन करना, रिलीज करना कम कर देता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज वाले कभी आपने देखा होगा, अगर वो इंजेक्शन लेना तो वो लेते हैं इंसुलिन के, लेते हैं इंसुलिन हमारे बॉडी में करेक्ट मात्रा में रहे, और हम जो डायबिटीज है, जो शुगर प्रॉब्लम है, उससे सफर हम नहीं करें। आई होप कि आपको जो अदर हार्मोन है सेक्स हार्मोन के अलावा, उनको बारे में थोड़ा आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या होती है, किशोर हेतु पोषण की आवश्यकता। इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, किशोर हेतु पोषण की आवश्यकता, मतलब न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एडोलेसेंस। अब देखा होगा आपने, एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, हमारे
बॉडी में काफ़ी डेवलपमेंट भी होता है। इसके लिए हमें करेक्ट न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जो आप खाना खाते हैं, बाहर का जो महंगा खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कैन फूड खाते हैं और पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशनल कोई भी उसमें एक भी प्रकार न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो आपके लिए थोड़ा वेस्ट ही होते हैं। तो जो आपका घर का नॉर्मल खाना है, जो आप खाते हैं, रोटी चावल दाल है, जो सीजनल सब्जियां है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो वो आप खाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही मतलब यूज़ क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनल होती है। उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उसको आप अवॉइड करते हो, आप खाते हैं जंक फूड, जो बिल्कुल बेकार है। और इस एज में तो आपको न्यूट्रिशनल फूड ही खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा आपने। बैलेंस डाइट क्या होती है, देखो बैलेंस डाइट, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स। अब देखो, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सब शामिल होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो। अगर इस टाइप का आप खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपको तो क्या करना है, आपको बैलेंस डाइट खानी है, आपको घर का ताज़ा अच्छा खाना खाना है, आपको जंक फूड को, स्ट्रीट फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। महंगे फूड खा के कोई मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहे आप अपनी बॉडी के लिए, तो वो नहीं खाना है। फिर आता है व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। आपको क्या करना है, खुद की स्वच्छता रखनी है, क्योंकि आपने देखा इस दौरान क्या होता है, आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो और जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा क्या करती है, आपको ज़्यादा रिलीज कर जाती है, पसीना है, ऑयल है। तो उससे क्या होता है, आपके पिंपल हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर से थोड़ी बदबू भी आती है ना। तो क्या करना है आपको इसमें, एक तो करना है आपको टेक डेली बाथ, टेक डेली बाथ, हैंड वॉश आफ्टर एंड बिफोर टेक्स मिल। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद क्या करना है आपको, अच्छे से हैंड वॉश करना है। और साथ क्या करना है आपको, फेस वॉश विथ क्लीन कोल्ड वाटर। आपको साफ ठंडे पानी से क्या करना है, एटलीस्ट 2 या 3 4 बार से क्या करना है, उससे भी ज़्यादा क्या करना है आपको, आपका फेस वॉश करना है, ताकि जो ऑयल हो आपके चेहरे पे वो रिमूव हो जाए और एक्ने जैसी प्रॉब्लम से थोड़ा क्या करें, आप थोड़ा कम सफ़र करें। और साथ में वो क्या कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं, आप अपने नाखून को काट सकते हैं रेगुलर। और क्या कर सकते हैं आप, क्लीन क्लीन यूवर लिविंग एरिया, जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे आपका कमरा हो, क्लासरूम हो, वो क्या करना है आपको, क्लीन रखना है। यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एरिया क्या रखना है आपको, क्लीन रखना है। और कुछ भी आप बहुत सारे कर सकते हैं। आप डेली बात तो करना ही है, हैंड वॉश करना ही है, बार बार आपको फेस वॉश करना है। जहाँ पे आप रहते हैं वो क्या करनी है, वो जगह आपको क्लीन रखती है। और जो आप खाना खाते हैं वो भी टेबल है, आपका किचन है, वो भी क्या करना है आपको, साफ सुथरा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्वेट एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। पर्याप्त मात्रा में आपको व्यायाम करना है, आराम करना है और नींद निकालनी है। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले बेस्ट क्या हो सकता है, प्ले आउटडोर गेम, जो आप कभी नहीं खेलते हैं, आप मोबाइल में खेलते हैं। प्ले आउटडोर गेम, वॉकिंग एंड रनिंग, ये सबसे बेस्ट है आपका। अगर आप आउटडोर गेम खेलें, वॉकिंग करें, रनिंग करें सुबह सुबह, ये आपके लिए क्या हो सकती है, बेस्ट होती है। प्रॉपर टेक
टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, आपको प्रॉपर स्लीप भी करना है, प्रॉपर रेस्ट भी करना है ना, तब आप थोड़ा हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो उसको थोड़े रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है ना। फिर नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा, नशे को ना कैसे, नो टू ड्रग्स। नशे को क्या कहना है आपको, बिल्कुल ना कहना है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, इस एज में काफ़ी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, और उस चेंजेस को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ना कि नशा चाहिए होता है। माना कि आपके अंदर शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, कुछ चेंजेस भी आते, उसको आप समझ नहीं पाते, और आपका फ्रेंड्स आके बोलता है ले ये खा ले, ये पी ले, इससे ना थोड़ा तेरे को सही लगेगा। जब तक डॉक्टर आपको कुछ भी खाने पीने की सलाह नहीं दे, आपको नहीं खाना है, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडिक्टिव होते हैं, यानी उससे लत लग जाती है, उसको छूटे नहीं छूटते। इसलिए क्या करना है आपको, ड्रग्स को तो क्या बोलना है, कुछ नहीं लेना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है ना, तो स्टे अवे रहना है आपको ड्रग्स से। इसमें क्या होता है, इस दौरान आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको स्मोकिंग के लिए भी बोलते हैं, स्मोकिंग कर ले, कुछ भी आप कुछ गुटखे खाने के लिए भी बोलते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना है, आपको हेल्दी फूड खाना है और कुछ ही नहीं खाना है आपको इसमें। और नशे के दौरान क्या होता है, कभी कभी जो एड्स जैसी बीमारियां भी फैल जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नशा करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए कुछ सिरिंज का भी यूज़ करते हैं, और सिरिंज क्या पता किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन की हो और आप ले लें तो आपको भी हो जाए। तो बिल्कुल नशे को क्या करना है आपको, ना करना है, और नशे को तो बिल्कुल आपको हाथ लगाना ही नहीं, जब तक आपको डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे, आप कुछ भी किसी भी प्रकार की दवाई आपको नहीं लेनी, क्योंकि एक बार आप दवाई लेते हो तो बार बार आपका मन करता है दवाई लेने के लिए। क्लियर? आई होप कि हमने जो भी देखा, हमने क्या क्या देखा देख लेते हैं पहले। तो आई होप कि जो हमने चैप्टर में सारे पॉइंट पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करें, ज़रूर बताएं। तो पहला हमने पढ़ा था एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, फिर पढ़ा था हमने चेंज एट प्यूबर्टी, फिर देखा हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फिर हमने देखा रोल ऑफ हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिर हमने देखा ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल पीरियड इन ह्यूमन, फिर हमने देखा हाउ इज द सेक्स डिटरमाइन इन न्यूबॉर्न बेबी, फिर था हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, लास्ट था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप कि सारे जो भी हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।